हम आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, उसका पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर किया है। जो नहीं कवर किए हैं तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर नहीं करेंगे तब तक आपका चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप ये पार्ट 3 वीडियो देखेंगे तब आपका पूरा चैप्टर का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और जो आपके पास नोट्स हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो देख करके नोट बनाने का प्रयास करेंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, अन्यथा आपका एक तरह से टाइम लॉस होगा। वीडियो देख करके आप फिर एक समय ऐसा आएगा जो आप पूरा तरह से भूल जाएंगे। तो चलिए पार्ट 3 वीडियो का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। यानी ईसा की अगर प्रथम शताब्दी में देखी जाए तो जनसंख्या जो है वो कितना से 30 करोड़ से कम थी। 1750 ईस्वी के समीप विश्व जनसंख्या 55 करोड़ थी। यह आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में यानी एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है कि 1750 ईस्वी के समीप विश्व की जो जनसंख्या थी वो कितना थी, टोटल लगभग 55 करोड़ थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से तरह तरह के मशीनों का निर्माण हुआ और महामारियों के इलाज के लिए अनेक प्रकार की औषधि भी बनाए गए। इस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी जनसंख्या को बढ़ाने में योगदान प्रदान किया है। सही बात, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से, साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी क्या हो रहा है कि तरह तरह की बीमारी है उसका इलाज खोजा जा रहा है, उसका मेडिसिन बहुत आसानी से तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक तरह से ये भी योगदान देता है जनसंख्या को बढ़ाने में, जनसंख्या को एक तरह से अस्तित्व बनाए रखने में। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। मतलब ये जो बात कही जा रही है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से जनसंख्या बढ़ती है, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि तकनीक, औषधि, विज्ञान, मशीन है। ठीक है, नहीं है कि तकनीक, औषधि, विज्ञान, मशीन है, इन्हीं सब की वजह से, यानी तकनीक, औषधि, विज्ञान और मशीन की वजह से जनसंख्या बढ़ती, ये पूरी तरह से, पूरी तरीके से सही नहीं है। यह कुछ हद तक सही है, ठीक है, कुछ हद तक सच है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा इलाज टेक्नोलॉजी और तरह तरह के मशीन से बढ़ता है, जितना ज़्यादा मतलब इलाज टेक्नोलॉजी और तरह तरह के मशीन से मतलब ज़्यादा उपाय मिलता है, उतना ही आप देखेंगे कि दिन ब दिन एक्सीडेंट, बीमारी और बहुत से कारण की वजह से लोगों का मृत्यु होता है। हाल ही में कोरोना यानी कोविड-19, इससे बहुत ही आदमियों का क्या हुआ, मृत्यु हुआ, मौत हुआ। आप एक तरह से आकलन लगा सकते हैं। मतलब ये एक तरह से बहुत बड़ा क्या है, महामारी है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है। वैसे भी आपको ये पॉइंट में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है एक तरह से आपको समझाने के लिए किया गया है, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा पॉइंट जो है याद रखना है, और ये पॉइंट आप एक तरह से याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया जा रहा है कि 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुनी थी। यानी 20वीं शताब्दी में जनसंख्या कितनी गुनी, 4 गुनी बढ़ी। प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ जनसंख्या पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, तथा बीते 500 वर्षों में मानवीय जनसंख्या जो है 10 गुना से अधिक बढ़ती है। ठीक है, अधिक बढ़ी है। मानवीय जनसंख्या को प्रारंभ में 1 वर्ष होने में 10 लाख वर्ष से भी अधिक ज़्यादा वर्ष लग जाते थे। सही बात है, यानी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, मानवीय जनसंख्या, उसको शुरुआत में 1 करोड़ होने के लिए कितना टाइम लगता था, 10 लाख वर्ष लगता था। कितना टाइम, 10 लाख वर्ष लग जाते थे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, विश्व जनसंख्या, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व की जनसंख्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है कि 5 अरब से 6 अरब होने में विश्व जनसंख्या को 12 वर्ष लगे। अब देखिए ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बुक के कहाँ से, बुक का कौन सा लाइन आपको ऑब्जेक्टिव बना करके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। इसलिए आप सभी लाइन को नोट करेंगे, सभी लाइन को याद रखने का प्रयास करेंगे। लाइन क्या कर रहा है कि 5 अरब से 6 अरब होने में विश्व जनसंख्या को 12 वर्ष का टाइम लगा था। कितना वर्ष, 12 वर्ष का टाइम लगा था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विकसित देश, जैसे कि विकसित देश कौन है, जो पूरा तरह से विकास कर लिया है, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब क्या है, विकसित देश है। विकासशील देश जैसे कि इंडिया क्या है, विकासशील देश है। विकसित देश विकासशील देशों के मुकाबले में, कंपैरिजन में, तुलना में अपना जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहा है। यानी विकसित देश जो है वो अपना जनसंख्या को 2 गुना यानी ट्वाइस यानी डबल करने में जो विकासशील देश है उससे 2 गुना समय ले रहा है। ठीक है, यानी
कि विकसित देश में विकासशील देश की जनसंख्या विकासशील देश के मुकाबले जनसंख्या कम बढ़ती है। विकसित देश में जनसंख्या कम बढ़ती है, किसके कंपैरिजन में, किसके मुकाबले में, विकासशील देश के मुकाबले में, कंपैरिजन में। यानी इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, वहीं अमेरिका, जापान और ब्रिटेन की जनसंख्या उतना नहीं बढ़ रही है जितना इंडिया यानी भारत की बढ़ रही है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से आप क्या समझते हैं। तो आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले आप समझ जाइए, तो आप अपनी परिभाषा में लिखेंगे, अपने बातों में, अपने भाषा में लिखेंगे, क्योंकि परीक्षार्थी को वह निर्देश दिया जाता है, एग्जाम में आपको निर्देश जारी कर दिया जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ये बताया जा रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष के जनसंख्या का तेजी से यानी तेजी रफ्तार से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। यानी एक तरह से कोई लिमिट में होता है ना कोई काम, यानी अनलिमिट अगर जनसंख्या अगर बढ़ रही है, जनसंख्या अगर दिन दुना रात चौगुना अगर बढ़ रही है, तो वहाँ क्या हो रहा है कि विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या क्या हो रहा है, विस्फोट। उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी जनसंख्या का लगातार बढ़ना, तेजी से बढ़ना, वो कंट्रोल से बाहर रहना, यानी बढ़ने में आगे रहना, एक तरह से वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है कि जनसंख्या का ह्रास भी एक चिंता का विषय है। सही बात है, जनसंख्या अगर डिक्रीज हो रही है, जनसंख्या अगर कम हो रहा है किसी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी स्थान का, तो ये भी एक क्या है, चिंता का विषय है। ये सूचित करता है, इंडिकेट करता है, मतलब एक तरह से दर्शाता है कि जनसंख्या के लिए उपलब्ध संसाधन जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए अपर्याप्त है, यानी कम है। नहीं मतलब जनसंख्या कब डिक्रीज होगा, जनसंख्या मतलब कब ह्रास होने लगेगा, जनसंख्या मतलब लोग कब मरने लगेंगे, लोगों की मृत्यु कब ज़्यादा होने लगेगी, या फिर लोग ज़्यादा दिन तक जीवित कब नहीं रह पाएंगे, जब उनको भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलेंगे, पर्याप्त संसाधन नहीं मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेंगे, मतलब जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ नहीं मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उस देश की जनसंख्या क्या हो जाएगी, ह्रास होने लगेगी। ठीक है, ये एक चिंता का विषय है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है कि एड्स महामारी की वजह से अफ्रीका CIS यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल कुछ हिस्सों में मृत्यु का दर बढ़ गया है। यानी एड्स की वजह से अफ्रीका में देखेंगे, अफ्रीका में इतना गरीबी है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, वहाँ मतलब एक तरह से इतना गरीबी है कि वहाँ के आप देखेंगे, आप मतलब सोशल मीडिया में देखते होंगे कि वहाँ के बच्चों को ज़्यादा तरह से खाने की सुविधा सही से नहीं मिल पाती है, खाने का जो सामान है वो भी सही से नहीं मिल पाता है। तो एड्स महामारी की वजह से अफ्रीका अभी कंगाल हो गया है, एक तरह से बहुत बड़ा बीमारी वो झेल रहा है। एड्स महामारी की वजह से अफ्रीका CIS कुछ हिस्सों में, यानी CIS के कुछ हिस्सों में, स्वतंत्र राष्ट्रों का जो राष्ट्रमंडल है उसके कुछ भाग में मृत्यु का दर जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। यह एड्स औसत जीवन का प्रत्याशा भी घटा देती है। सही बात है, यानी एड्स जो है ये बीमारी इतना खतरनाक बीमारी है, तो लोगों का जो एक तरह से जनसंख्या का, आदमी का, मानव का जो एज होता है, जीने का जो लाइफ होता है, जीवन पीरियड जो होता है, जीवन एक तरह से अवधि जो होती है, कितना साल जीता है, तो वो भी कम कर देता है। अब वो कम साल जीने लगता है जिसको अगर एड्स हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, रेड कलर कर दिया गया है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 1.64% है, ये बात आप याद रखेंगे। अब चलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, जनांकीय संक्रमण। ये क्या होता है जनांकीय संक्रमण? देखिए यह एक सिद्धांत है, जनांकीय संक्रमण एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, एक अवधारणा है जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसका इस्तेमाल किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य के जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो जनांकीय संक्रमण जो है, इसका इस्तेमाल क्या करने के लिए जाता है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए। वो क्षेत्र की जनसंख्या कैसी है, वो क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, क्या है, मतलब क्या है जनसंख्या में, वो सारा चीज़ का वर्णन करते हैं और फ्यूचर में जनसंख्या का एक तरह से पूर्वानुमान लगाते हैं, मतलब एक तरह से गेस करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे, जनांकीय संक्रमण कहेंगे। इस सिद्धांत के 3 अवस्था होते हैं। इस सिद्धांत के जनांकीय संक्रमण के 3 अवस्था हैं। बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। जनांकीय संक्रमण को लिखें और उनके अवस्थाओं के बारे में लिखें, या फिर जनांकीय संक्रमण के बारे में लिखें। अगर 5 मार्क्स दे दिए आपको तो आपको पूरा तरह से लिखना पड़ेगा, जनांकीय संक्रमण क्या है, उनके तीनों अवस्था के बारे में लिखना पड़ेगा। इस सिद्धांत के कितने अवस्था होते हैं, 3 अवस्था हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रथम अवस्था। सबसे पहले आप ये समझ लिए जनांकीय संक्रमण क्या है, किसी भी देश का जनसंख्या का वर्णन करना और भविष्य में पूर्वानुमान लगाना, गेस करना कि अब जनसंख्या कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, या फिर आगे घट जाएगा।
तो ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलेंगे, जनांकीय संक्रमण बोलेंगे। तो 3 फेज है इसका। पहला जो फेज है, पहला जो अवस्था है वो ये है कि इसमें प्रजननशीलता और मृत्यता उच्च होती है, यानी प्रजननशीलता और मृत्यता क्या होती है, उच्च होती है, हाई होती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी से होती है, मतलब जनसंख्या धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है महामारी के कारण, यानी एक तरह से महामारी प्रथम अवस्था जो है, जनसंख्या धीरे धीरे इसलिए बढ़ती है, कहीं ना कहीं बीमारी चलती है, महामारी चलती है, ठीक है, आपको ब्रैकेट में यह बता दिया गया है। अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं, यानी प्रथम अवस्था में जो जनसंख्या बढ़ती है तो वो जनसंख्या बढ़ती है जिस बीच में, जिस लोगों के बीच, तो वो लोग क्या करते हैं, अधिकांश लोग क्या करते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप आपको बताया गया है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में, आप अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा, तो वो कहाँ रहते हैं, कृषि कार्य में लगे हुए रहते हैं। अशिक्षित और जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अशिक्षित और जीवन प्रत्याशा क्या होती है, निम्न होती है। अब देखिए सेकेंड फेज जो है, यानी द्वितीय अवस्था, वो ये है कि शुरुआत में प्रजननशीलता उच्च होती है। शुरुआती में क्या होता है कि यहाँ देखिए इसमें क्या है, प्रथम इसमें प्रजननशीलता और मृत्यु उच्च होती है, जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है, ये उच्च होती है, ठीक है। यहाँ पर यह याद रखिएगा डिफरेंस क्या क्या है, अंतर क्या क्या है। द्वितीय अवस्था जो है शुरुआत में यानी प्रारंभ में प्रजननशीलता जो है वह क्या है, उच्च होती है, लेकिन समय बढ़ने पर घटने लगती है। स्वास्थ्य में सुधार, मृत्युता में कमी, जनसंख्या का शुद्ध योग उच्च हो जाता है, एक तरह से उच्च होता है द्वितीय अवस्था, ये सेकेंड फेज है। अब देखिए थर्ड फेज जो है, यानी अंतिम अवस्था जो है, या फिर तृतीय अवस्था भी बोल सकते हैं, तो मृत्यता और प्रजननशीलता दोनों घट जाती है। यहाँ देखिए प्रथम अवस्था में क्या है कि यहाँ जो है प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों उच्च है, और यहाँ जो है तीसरा अवस्था में मृत्यता और प्रजननशीलता दोनों घट जाती है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे, डिफरेंस में याद रखेंगे क्या डिफरेंस है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जनसंख्या मंदी से बढ़ता है, जनसंख्या मंदी से यानी धीरे धीरे बढ़ता है या फिर स्थिर हो जाता है। देखिए जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगा, मंदी से बढ़ेगा यानी स्लोली बढ़ेगा, या फिर फिक्स यानी एक तरह से फिक्स रहेगा यानी स्थिर रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि जनसंख्या यहाँ धीमी गति से बढ़ती ही है, यहाँ जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से होती ही है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जनसंख्या मंदी से बढ़े। यहाँ क्या हो सकता है कि स्थिर भी हो जाती है, स्थिर भी रह सकता है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित होते हैं, सबसे बहुत बड़ी बात है, जनसंख्या नगरीय और शिक्षित होते हैं। थोड़ा सा सोचिए, जो लोग नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं और शिक्षित रहते हैं, मतलब पढ़ा लिखा रहते हैं, एजुकेटेड रहते हैं, क्या वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाते हैं? नहीं बढ़ाते हैं। वो लोग अपना कैपेसिटी के हिसाब से, अपना आर्थिक स्थिति के हिसाब से, अपना एक तरह से जो क्षमता है उसके हिसाब से जनसंख्या को आगे बढ़ाते हैं। तो शिक्षित लोगों में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा कि जनसंख्या मतलब ज़्यादा है, या फिर वो मतलब एक तरह से अशिक्षित के रूप में जनसंख्या को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो अंतिम अवस्था बहुत बड़ी अवस्था है, ऐसी ही अवस्था सभी देश में होनी चाहिए, खास करके भारत में, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ रही है। एक तरह से चाइना जो जनसंख्या जो है जनसंख्या में चाइना नंबर 1 में है, ठीक है, लेकिन सही बात है जनसंख्या में चाइना नंबर 1 है, लेकिन वह इतना यंग नहीं है, मतलब जो जवान है यंग नहीं है, और भारत में यंग है, भारत में यंग है, बट यहाँ एक तरह से बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ रोजगार नहीं है, ठीक है। अगर ये सभी लोगों को रोजगार मिल जाए तो फिर भारत को कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में सबसे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब चलिए, वैसे तो आगे है, बहुत चीज़ में हम लोग आगे हैं, भारत जो है बहुत चीज़ में आगे है, इसमें आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जब अपने देश के बारे में आपको खुद पता चलेगा तो आप खुद एक तरह से क्या हो जाएंगे, अचंभ हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है कि थॉमस माल्थस का सिद्धांत 1798 में यानी 1798 थॉमस माल्थस का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, इसके अनुसार ये क्या कहते हैं, ये जनसंख्या से रिलेटेड एक सिद्धांत दिए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों, या फिर लोग बोलिए या फिर जनसंख्या बोलिए, ठीक है, जनसंख्या लोग तो बात तो एक ही है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ती है। खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा मतलब ये हुआ कि जनसंख्या को ज़्यादा अगर खाना पीना देंगे तो उन्हीं के अनुसार क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ेगा। जनसंख्या को अगर अच्छा खाना पीना मिलेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, अगर नहीं मिलेगा तो जनसंख्या क्या होगा, घटेगा। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी और युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार आपको ये देखा गया है, ये इन्होंने मतलब माल्थस साहब जो हैं ये अनुमान लगाए हैं, ये अपने अनुसार कहते हैं कि जनसंख्या कब बढ़ती है, जब उनको खाद्य आपूर्ति दी जाती है। खाद्य आपूर्ति अगर ज़्यादा देंगे, खाने पीने का सामान अगर जनसंख्या को मिलेगा, लोगों को मिलेगा, तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा, अगर नहीं मिलेगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब हाँ, जनसंख्या कब घटेगी,
जनसंख्या में अचानक गिरावट कब आएगी? तो वो बोलते हैं थॉमस माल्थस साहब कि वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी और युद्ध द्वारा, यानी बीमारी, अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, तो इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बताया जा रहा है कि थॉमस माल्थस का जन्म, यानी थॉमस माल्थस तो ये सिद्धांत दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। थॉमस माल्थस का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा 1798 में, इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया। थॉमस माल्थस का जो जन्म है 1776 में, कब? 1776 ईस्वी में यूके में हुआ, यूनाइटेड किंगडम। कहाँ? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में हुआ, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा, इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है, यानी पढ़ाई की थी, यानी थॉमस माल्थस जो है ये जो सिद्धांत दिए हैं ये कहाँ से पढ़ाई किए थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इनसे एडम स्मिथ भी प्रभावित थे। एडम स्मिथ तो पता है आपको ना, जिनका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र होगा उनको पता होगा कि एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक्स के जनक यानी फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमी माने जाते हैं। एडम स्मिथ के बारे में पूरा तरह से आपको बताया गया है। 1776 में उनका एक बुक छपी थी, पता है ना आप लोगों को, द नेचर ऑफ, एक तरह से पूरा बुक का नाम है, ठीक है, आपको पूरा तरह से याद होगा। तो वहाँ इकोनॉमिक्स में आपको पूरा डिटेल्स के साथ आपको एडम स्मिथ के बारे में पढ़ाया गया है। तो एडम स्मिथ इनसे काफ़ी प्रभावित थे थॉमस माल्थस से, तो जानते हैं बहुत बड़े आदमी थे थॉमस माल्थस। तो इनका एक तरह से डिटेल्स है, उनका सिद्धांत है, आप याद रखेंगे तो आपका यहाँ चैप्टर इंड हो जाता है। सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन का पूरा थ्योरी आज क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। द एंड। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो क्वेश्चन एंड आंसर आएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी तरह से आपको चैनल पर तैयारी कराई जाती है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा ध्यान एक तरह से रिपीट कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंतर्गत। थॉमस माल्थस का सिद्धांत पढ़ा, जनांकीय संक्रमण में पढ़े, और इस संक्रमण में 3 अवस्था है, प्रथम, द्वितीय और अंतिम या फिर तृतीय अवस्था है। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या कब यानी 50 से कब तक यानी शताब्दी के रूप में आपको बताया गया, जनसंख्या कब घटी कब बढ़ी, ठीक है। उसके बाद होता है कि आपको अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक जो प्रवास को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। CDR क्या है, CBR क्या है, ये सारे जो हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जनसंख्या परिवर्तन के क्या अवयव हैं, ठीक है। प्रवास की जगह मैंने आप लोगों को बताया था, प्रवास की जगह 2 फैक्टर रखेंगे, आप्रवास उत्प्रवास, तो आपका 2 टॉपिक और बन जाएगा। तो वहाँ आपको एक तरह से अवयव यानी कंपोनेंट ज़्यादा मिलेंगे, तो आपका आंसर इफेक्टिव होगा। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है, आप्रवास उत्प्रवास क्या होता है, आप्रवास उत्प्रवास पूरा तरह से आप लोगों को बताया है। आप्रवास का मतलब होता है नया जगह जाना, उत्प्रवास का मतलब होता है अपना पुराना जगह छोड़ देना। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जनसंख्या वृद्धि किन किन कारणों से होती है। टोटल हम लोगों ने 5 कारण को माइंड में रखा है। अगर 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख करें, तो आप 5 पॉइंटों को माइंड में रखेंगे और एक पॉइंट को खींच करके 2 लाइन कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव होगा, आंसर आपका फुलफिल्ड हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उससे पहले कि जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाले जो कारक हैं, जो अवयव हैं, आर्थिक कारक और भौगोलिक कारक, ये 2 कारक हैं, 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, दोनों को याद रखना है। आर्थिक कारक में पैसा वगैरह का, औद्योगिक यानी मजदूरी, क्या मतलब नगरीकरण, यानी जो इफेक्टिव होता है वो आपको इसमें डालना है। आर्थिक कारक में जो कारक है यानी कारण है, भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये सब क्या है, अवयव है, फैक्टर है। वो किसी भी देश के, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के, किसी भी स्थान के जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, आर्थिक कारक और भौतिक कारक। अब चलिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, इसको कैसे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, PD बराबर P/A, यानी PD का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, P का मतलब होता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, A का मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपको दिया जाएगा एग्जाम्पल के रूप में, हम लोगों ने पढ़ा भी है फर्स्ट वीडियो में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया के लगभग 60% जनसंख्या निम्नलिखित 10 देशों में निवास करती है। 10 देश का नाम आपको इस प्रकार बताया गया है। 10 देश का नाम, जिसमें से 4 देश जो है वो एशिया में आते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये किस प्रकार है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। जब भी एशिया की जनसंख्या के बारे में क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जनसंख्या क्या है, इस तरह से आपका चैप्टर इंड हो गया, ठीक है। तो ज्योग्राफी
ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन पूरा थ्योरी कंप्लीट। चैप्टर का नाम है वितरण, घनत्व और वृद्धि, यानी विश्व में जनसंख्या किस प्रकार वितरित है, घनत्व क्या है और वृद्धि किस प्रकार हुई है। इस सारे टॉपिक पर इस चैप्टर के अंतर्गत फोकस किया गया है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।